तो हमने चैप्टर शुरू करा है फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो इसमें हम तरल के बारे में देखेंगे, फ्लूइड के बारे में। देखो तरल क्या होता है कि वे पदार्थ जो गति कर सके, यानी जिनमें बहने का गुण हो। तो यानी कि बहने वाले पदार्थ, जैसे कि द्रव होगा और क्या होगा, गैस होंगे। तो द्रव क्या होता है, द्रव एक असंपीड्य, ठीक है ना, स्वयं का मुक्त पृष्ठ वाले क्या होते हैं, एक तरह के पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। यानी जो क्या ना हो सके, जो संपीड़ित ना हो सके, है ना, उसे दबाएं तो वो क्या हो, संपीड़ित ना हो। और जो क्या हो, एक उनका मुक्त पृष्ठ होता है, तो वे क्या होते हैं, हमारे द्रव होता है। और गैस क्या होती है, गैस संपीड्य होती है, ठीक है ना। और उनका जो मुक्त पृष्ठ है वो नहीं होता है, फैली हुई होती है। और संपूर्ण आयतन में क्या होती है, उपलब्ध, यानी फैली हुई होती है संपूर्ण आयतन में। अब यहाँ हम देखेंगे कि द्रव स्टैटिकी, हाइड्रोस्टैटिक्स और द्रव गतिकी यानी हाइड्रोनॉमिक्स हम देखेंगे। तो इसके ऊपर बात होगी। सबसे पहले देखो हम कुछ कुछ हम टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे दाब। दाब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब बोलते हैं। यानी कि दाब, प्रेशर को क्या हम कहते हैं कि जिस क्षेत्रफल पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। यानी F इज इक्वल टू में ए, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। अब इसका जो मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है, और जब सीरियस मात्रक 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या है, अदिश राशि है, ठीक है ना। दाब क्या है, एक तरह की अदिश राशि है, ठीक है ना। अब हम घनत्व की बात करेंगे। घनत्व होता है एकांक आयतन पर उपस्थित द्रव्यमान, यानी उस पर जो एकांक आयतन पे जो है जितना द्रव्यमान है उसी को हम क्या बोलते हैं, घनत्व। और इसको रो से भी प्रदर्शित करते हैं और डी से भी, डी से भी प्रदर्शित करते हैं घनत्व में, डेंसिटी। अब ये भी एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, और उसका वॉल्यूम का हो जाएगा हमारा मीटर क्यूब। अब आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, यानी कि आपेक्षिक घनत्व क्या होता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, हम किसी पदार्थ का घनत्व जब हम देखते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व, और किसी पदार्थ के घनत्व को जब हम देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। या फिर हम बोलते हैं उसे रो आर, है ना, ठीक है ना। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर पानी का घनत्व, और इस तरह से हम घनत्व के बारे में बात करेंगे। तो पानी का जो घनत्व है वो होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है ना। और हवा का देखेंगे हम एनटीपी पर, वो होता है हमारा 1.29 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना। इसी तरह से पारे का क्या होता है, 13.6 गुणा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इसका क्या हो गया, 13.6, ठीक है ना, किलोग्राम, गस क्या, 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब इसी तरह क्वेश्चन आया है कि दो जांघों पर, यानी फीमर पर जो अस्थियां हैं, है ना, उस पर प्रत्येक की जो हमें वॉल्यूम दिया गया है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और उस पर जब शरीर का ऊपरी भाग 40 किलोग्राम लग रहा है, तो उस फीमर पर जो दाब है उसका हमें यानी कि उसको हमें निकालना है। तो एक फीमर को दिया गया है यहाँ पर, हमें क्या, उसका क्षेत्रफल तो कितना है, मैंने वॉल्यूम बोले, आयतन नहीं, क्षेत्रफल दिया गया है। और वो है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम अगर हम जब इसको क्या करेंगे, दो, यानी एक है, एक फीमर का दे, दो के नहीं, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर इसको जब हम मीटर में बदलेंगे सेंटीमीटर को, कि 2 10 की घात क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमें द्रव्यमान दिया गया, तो हम उससे क्या निकालेंगे, हम अभी हमें निकालना है बल। तो बल किस तरह हम निकालेंगे, बल निकालेंगे कौन, हाँ, तो बल के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें मास पता है, द्रव्यमान पता है, उसको जब हम गुरुत्वाकर्षण से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। यानी F इज इक्वल टू एम ए से हम निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये एक क्या है, वस्तु है ना। तो उस, यानी कि एक तरह का क्या है, द्रव्यमान रखने वाली वस्तु है। तो उस पर जब बाहर वो लग रहा होगा, जो क्या त्वरण लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, गुरुत्वाकर्षण त्वरण लग रहा होगा, तो उसको हमने निकाल लिया, जो कि हुआ 400 न्यूटन। तो उसको हमने रख दिया एफ बटे में ए को, तो हमारा आंसर आया 2 गुणा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम देखेंगे पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहता है कि इसके अनुसार अगर किसी तरल पर, है ना, अगर किसी बंद पृष्ठ पर, है ना, कहीं पर अगर हम दाब लगाएं, ठीक है ना, तो वो सारे जितनी भी, यानी कि चारों तरफ जो भी उस पर दाब लगेगा, तो वो उस दाब के जो हम लगाते हैं उस बल के बराबर होगा, ठीक है ना। तो इस नियम के अनुसार किसी तरल पर आरोपित दाब
पात्र में समान रूप से संचारित होता है तथा सदैव पृष्ठ के लंबवत लगता है, ठीक है ना। तो F इज इक्वल टू में ए क्या होता है, हमारा दाब होता है, जो कि F1 बराबर A1 सब बराबर होंगे जिस तरह हमने यहाँ पर रखा है। तो अगर हम जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई हमारा जो दाब लगाने वाली होती है ना, तो उसको एक तरह से मान लो हमने क्या लिया है, कोई मशीन ले ली, सिस्टम ले लिया, तो उसमें हम दाब लगा रहे हैं, तो वो चारों तरफ जो है, जो अगर इसी तरह से लगे हों तो उस पर भी वही दाब लगेगा। ये पास्कल का नियम था। तो पास्कल के नियम के अनुप्रयोग क्या है, जैसे हाइड्रोलिक मशीन्स। अब हाइड्रोलिक मशीन्स में अगर क्या होगा कि अगर हम एक जगह कहीं दाब लगाएंगे तो भी जो और जितनी भी जगह है ना, वहाँ भी वही दाब लग रहा होगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ मशीन बनाई एक तरह की, तो यहाँ पर किसी एरिया पर हमने क्या बल लगाया, तो जिसमें हमने ये दाब हुआ, तो ये जो दाब है वही दाब लगेगा यहाँ पर, जो हमारी दूसरी जो हमारी वो मशीन से जुड़ा हुआ वो है, तो यहाँ पर भी वो यानी बी पार्ट पे भी वही वाला दाब लगेगा। और ये क्या होगी, ऊपर की तरफ जो है उसका एरिया जो है, जब एरिया पे लगेगा तो ऊपर की तरफ जो है आगे घिसक जाएगी, है ना। तो इस पे ये दाब लगेगा, यानी कि हमें पता है कि ए पर आरोपित दाब F1 बटे में A1 है, तो बी पर आरोपित दाब क्या होगा, F2 इस बल क्या होगा, बल निकालते हम कैसे, बल को निकाल लेंगे प्रेशर गुणा में जब क्षेत्रफल कर देंगे तो उससे निकल आएगा। और हमें पता है प्रेशर यहाँ पर F1 A1 रख सकते हैं, तो हमने वो रखा, तो हमारा जो है यहाँ पर क्या आ गया, F2 जो है F1 बटे में A1 और गुणा A2, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया। तो अगर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि F1 इधर ले ले, A2 बटे में A1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो A2 और A1 है, ये इसको हम क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं। यानी जो हमने बल यहाँ पर दाब लगाया और उससे जो एरिया में परिवर्तन आया है, तो यही हमारा क्या है, यानी कि हमें एक तरह का लाभ मिला है, रिजल्ट मिला है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है ना। और जो कि A2 जो है, यानी कि हम देख सकते हैं एरिया जो है A1 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। एरिया जो होगा A2 का बड़ा होगा, यानी कि F2, यानी जो बल F2 पर लग रहा होगा वो F1 से अधिक होगा, ठीक है ना। इसीलिए हाइड्रोलिक मशीन्स में जो है इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बल बढ़ जाता है, ठीक है ना। प्रेशर यानी बल जो है ज़्यादा लगता है, एरिया में ज़्यादा फर्क आता है। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है कि छोटे व बड़े पिस्टन का व्यास दिया गया है 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और अब पूछा जा रहा है कि यदि जब पिस्टन पर 10 न्यूटन बल हो तब बड़े पिस्टन पर बल क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, यदि छोटे पिस्टन को 6 सेंटीमीटर अंदर कर दे तब बड़े पिस्टन कितना बाहर आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले छोटे पिस्टन पर बल दिया गया है और उन दोनों का जो है व्यास है, व्यास की जगह में त्रिज्या से हम क्या पता लगाते हैं, त्रिज्या से हम एरिया पता लगाते हैं, ठीक है ना। पहले त्रिज्या हमने निकाली कैसे, जैसे 1 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है, ठीक है ना, उसको हमने क्या करा, व्यास को आधा करते हैं तो त्रिज्या निकल जाती है। और ये सेंटीमीटर में, तो उसको मीटर में करने के 10⁻² से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया निकालने के हमें पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसमें पाई का गुणा कर दिया तो ये हो गया, और आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पाई बटे में 4 गुणा 10⁻⁻⁴। इसी तरह से 3 सेंटीमीटर व्यास को भी हम करेंगे तो पाई 9 या 9 पाई बटे में 4 गुणा 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा। तो दोनों हमने बड़े और छोटे के एरिया निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि छोटे पिस्टन पर 10 न्यूटन का बल है, तो बड़े पिस्टन पर कितना बल होगा। तो हमें पता है P जो है F1 बटे में A1 बराबर होता है F2 बटे में A2। तो हमें क्या निकालना है, F2 निकालना है। F1 दिया गया है और हमने A2 और A1 भी निकाल लिया है, तो हम F2 इज इक्वल टू में उसी वाले फॉर्मूले F1 गुणा A2 बटे में A1 रखेंगे, तो उससे हमारा जो है ये आंसर निकल कर आएगा 90 न्यूटन। उसके बाद देखो भाई, दूसरा हमारा क्या था कि यदि जब क्या हो रहा है, x1 यानी कि स्थिति जो है ना, A1 पे लगने पर क्या हो रही है, 6 सेंटीमीटर जब उसको अंदर करा गया है, तो A2 जो है वो कितना बाहर है, यानी कि वो उसकी जो स्थिति है वो कितनी हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे कि पास्कल के नियम से हमें पता है कि जो प्रेशर है वो V के यानी वॉल्यूम, उसके वेग के भी बराबर यानी वॉल्यूम के बराबर होगा। तो उससे क्या हो जाएगा, यानी A1 x1 क्या हो जाएगा, ये एक वॉल्यूम हो जाएगा, यानी आयतन क्या है
कि इस पे इसका इसका जो क्षेत्रफल है और इसकी जो दूरी है ना, उसको जब गुणा करा तो वो क्या बन गया, वॉल्यूम बन गया। तो A1 x1 बराबर है A2 x2 के, है ना। तो उससे हमने देखा कि x1 क्या है, 6 सेंटीमीटर अंदर हुआ है, तो उसे मीटर में करने तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर उसके बाद हमने वही करा कि x2 निकालना है, तो उसको सबको बराबर कर दिया x2 के, और फिर उसके बाद हमारा x2 निकल आया जो कि है 0.66 गुणा 10⁻² मीटर, और जब इसको सेंटीमीटर करेंगे तो 0.66 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब द्रव स्तंभ के कारण दाब क्या होता है, दाब में मालूम है बल बटे में क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। अब ये द्रव स्तंभ क्या है कि यहाँ पर जो है F क्या है, द्रव स्तंभ का द्रव्यमान गुणा गुरुत्व त्वरण, ठीक है ना। द्रव्यमान क्या है, द्रव स्तंभ पे ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई द्रव है यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है ना, उस पर कोई भार लग रहा होगा, ठीक है ना, उसकी कोई ऊंचाई पर वो रखा है द्रव, ठीक है ना। तो या उसको वो उसका कोई एरिया है जिसमें वो रखा हुआ है, तो उसी की हमें गणना करनी है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखो बल क्या हो जाएगा, यानी कि किसी उसमें रखा हुआ है तो उस पर जो बल लग रहा होगा वो कितना होगा, उसका जो द्रव्यमान है और उसका जो त्वरण है उसको जब गुणा करें तो बल आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा जो त्वरण है ना, वो क्या हो जाएगा, वो तो गुरुत्व त्वरण हो जाएगा, ठीक है ना, उसको हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो भाई, हमें m की वैल्यू पता लगनी है, ठीक है ना। m क्या होता है, m बटे में v क्या होता है, वो होता है घनत्व। तो घनत्व को हम रो से दिखाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा किसके, रो v के, m, है ना। तो यहाँ पर रो v आ गई और g हो गया। और हमें पता है v क्या होता है, ah, यानी यहाँ पर कोई द्रव रखा हुआ है h ऊंचाई पर और उसका क्षेत्रफल a है। तो a को जब h से गुणा कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगी, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम लिख सकते हैं रो वी एच, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है हम क्या कर देंगे, v की वैल्यू आ गई रो ए एच जी, है ना, हाँ ए एच हो गया ना, रो v, तो ए एच जी हो गया। अब यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं कि जब हम इसी बल को P में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर में करना है, द्रव स्तंभ के कारण दाब निकालना है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, A से A कट जाएगा, तो हमारा द्रव स्तंभ का दाब जो यानी P जो होगा वो किसके बराबर होगा, H रो G, यानी H घनत्व यानी ऊंचाई घनत्व और गुरुत्वाकर्षण के गुणा में होता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर हमें पता लगता है कि ऊंचाई और घनत्व और गुरुत्व त्वरण पर निर्भर करता है क्या, हमारा दाब, है ना, किसी स्तंभ पे, और वह आकृति और क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। यानी कि आकृति और क्षेत्रफल पर उस पर निर्भर नहीं करता है। और यदि वायुमंडलीय दाब मुक्त पृष्ठ पर लगे, है ना, जैसे वायुमंडलीय दाब लगे तो उसे पास्कल कहते हैं, तब कुल दाब क्या होगा, देखो जब वायुमंडलीय दाब भी लग रहा है और ये भी एक दाब है ना, जो द्रव स्तंभ के कारण दाब, तो उसमें क्या हो जाएगा, कुल दाब पे PA यानी वायुमंडलीय दाब और ये H जो रो जी है ये भी हो जाएगा हमारा प्लस। उसके बाद देखो हमारा क्वेश्चन है कि झील के पृष्ठ से 10 मीटर गहराई पर किसी तैराक पर दाब, है ना, ये निकालना है हमें। यानी एक कोई तैराक है और वो 10 मीटर गहराई पर जो है वो स्विम कर रहा है, ठीक है ना। तो उस पर जो दाब लग रहा है वो कौन सा लग रहा होगा, एक तो वायुमंडलीय दाब भी लग रहा होगा और एक उस पर जो हमारा द्रव स्तंभ का दाब है वो भी लग रहा होगा। तो हमें दोनों वैल्यू निकालनी है, जिसमें हमें सिर्फ H दिया गया है और हमें पानी का घनत्व हमें पता होना चाहिए 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, और गुरुत्वाकर्षण हमें पता है तो हम ये निकाल लेंगे। और हमें ये भी पता होना है वायुमंडलीय दाब कितना होता है, 1.01 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, 1.01 गुणा 10⁵। तो जब ये सारी वैल्यू रखेंगे तो हमारा प्रेशर आ जाएगा 2.01 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब वायुमंडलीय दाब हमने कैसे पता लगाया उसको देखो। ये वायुमंडलीय दाब जो होता है वो पारा जो होता है वो जब 76 सेंटीमीटर जो उसकी ऊंचाई पर जब हम उसको रखते हैं पारे को, जिस पे गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होता है ना, गुरुत्वाकर्षण त्वरण लग रहा होता है, तब जो हमारी जो उस पर जो हम द्रव स्तंभ निकालते हैं दाब, तो वो हमारा क्या आता है, H जो है हमने 76 रखी, उसका घनत्व जो होता है पारे का वो कितना होता है 13.6 गुणा 10⁻³ होता है, ठीक है ना। और जब उसको हम 10 यानी गुरुत्वाकर्षण बल से करते हैं तो हमारा जो आता है वो बराबर आता है किसके 1.01 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर हम पास्कल भी से कहते हैं, ठीक है ना। तो यही जो होता है ये हर उस पे जो है वायुमंडलीय दाब लगता है, यानी हर ऑब्जेक्ट पे इतना। अन्य मात्रक दाब देखो, अन्य मात्रक दाब में क्या होता है, जैसे एक टॉर होता है, एक टॉर जो होता है वो होता है 1 मिलीमीटर पारे पर जो स्तंभ दाब है उसके बराबर,
इसको हम 133 पास्कल भी कहते हैं, ठीक है ना। 1 टॉर्क को पास्कल में 133 पास्कल कहते हैं। और एक बार को क्या कहते हैं, 10 की घात 5 पास्कल कहते हैं। एक बार क्या होता है, 10 की घात 5 पास्कल होता है। अब गेज दाब क्या होता है, देखो गेज दाब होता है कि जब कोई जो है वस्तु किसी अन्य वस्तु के अंदर हो, और जब कोई वस्तु जो हो द्रव के अंदर हो, ठीक है ना, उसकी बात हम कर रहे हैं कि जब उस पर क्या बल क्या 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 कार्य कर रहे होंगे, वो बल वो सारे जो है हमारे क्या होते हैं, गेज दाब के अंदर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या बल कार्य कर रहा होगा, एक तो नीचे की तरफ जो है उस पर कार्य कर रहा होगा द्रव स्तंभ जो है, एक ऊपर की तरफ वायुमंडलीय दाब काम कर रहा होगा, ठीक है ना, एक जो है उस द्रव का कार्य कर रहा होगा बल। तो इस तरह से उस h ऊंचाई पर जो प्रेशर है वो काम यानी बल जो है इस तरह से उस पर कार्य कर रहे होंगे। तो F1 जो एक लग रहा होगा, जो P1 A1 है वो एक नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, एक जो ऊपर की तरफ उठाने में लग रहा होगा, और एक जो उसके भार में है वो जो गुरुत्वाकर्षण वाला है वो लग रहा होगा W/mg वाला, ठीक है ना। ये सब जो है इस पे कार्य कर रहे होंगे। तो साम्य अवस्था पर अगर हम देखें तो ये सारे जो है हम ऊपर नीचे के हिसाब से प्लस माइनस करके इसको बराबर कर देंगे, यानी जो नीचे लग रहा है वो किस में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, और जो ऊपर की तरफ वो माइनस में कर देंगे। तो उससे हमें क्या देखेंगे कि F1 जो हम इसको F1 को क्या होता है, P1A है ना, तो P1A प्लस mg और माइनस का P2 है जो F2 है हमारा, ठीक है, वो बराबर 0 हो गया। तो ये सब करने के बाद हम जो है इस पे पहुंचेंगे कि हमारा जो P2 है ना, P2 की जो वैल्यू है प्रेशर 2P जो लग रहा है ना, वो क्या है P1 प्लस h रो g के बराबर है, ठीक है ना। और जो अगर हम P2 माइनस P1 को उधर ले लें तो P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, h रो g के बराबर हो जाए, यानी कि यहाँ पर जो हमारा P2 है वो बड़ा है किससे, P1 से। तो ये हमें यहाँ पर पता लगा है। अब यहाँ पर देखो दाब उपकरण क्या है, हम दाब को नापने नाप किससे सकते हैं, एक बैरोमीटर होता है जो वायुमंडलीय दाब को नापता है, और एक मैनोमीटर होता है जो दाबांतर जो होते हैं, जो हम ये दाबांतर निकाला P2 और P1 का अगर दो दाब लग रहे हैं तो उसका हम दाबांतर निकाल सकते हैं P2 P1 माइनस h रो जी से h प्लस h रो जी से, ठीक है ना। तो वो मैनोमीटर से हम पता लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन भी है कि एक दाब जो हमारा लग रहा है 1.03 गुणा 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब है, और उस पर त्वरण है, उस पर उसकी ऊंचाई दी गई है, और ये पनडुब्बी का क्षेत्रफल जो है खिड़की पर दिया गया है, ठीक है ना। अब उसमें जो है हमें पता है कि इसमें जो पनडुब्बी के क्षेत्रफल जो दिया गया है खिड़की पर, वो उसका आंतरिक दाब और वायुमंडलीय दाब बराबर है। तो हम किसी को भी दाब को ले सकते हैं, यानी हम आंतरिक दाब या वायुमंडलीय दाब जब बराबर है तो ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कुल दाब बताओ, गेज दाब बताओ, खिड़की पर बल बताओ। तो कुल दाब के लिए हम वायुमंडलीय दाब और जो हम प्रेशर निकालेंगे, जो हमारा क्या होता है H रो जी होता है, उसको हम देखेंगे। तो उसके सब वैल्यू रखने पर जो हमारा है, यानी H की वैल्यू दी गई है हमें, और रो की उसकी घनत्व की दी गई, गुरुत्वाकर्षण की दी गई, तो हमारा कुल दाब तो आ गया 1.104.01 गुणा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। और दाबांतर के लिए हम क्या करेंगे, गेज दाब जो होता है वो दाबांतर होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे H रो जी है ना, निकालेंगे दाबांतर, तो वो आ जाएगा हमारा, यानी सिर्फ दाबांतर है ना, तो उसको निकाल लेंगे। जो हमारा क्या होता है स्तंभ दाब होता है ये सब, ठीक है ना, तो वो आ गया 103 गुणा 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से जो हमारा आखिरी खिड़की पर बल, तो F जो है वो कैसे निकालेंगे, तो हमारा जो वायुमंडलीय दाब है आंतरिक दाब के बराबर है, तो हमने गेज दाब यानी आंतरिक दाब निकाल रखा है, तो उसी को हम करके और क्या कर देंगे, हम बल निकाल लेंगे, यानी P जो है वहाँ रख के और एरिया का गुणा करके हम जो उसका F है बल है वो आएगा 412 गुणा 10⁻³ न्यूटन। तो अब हम देख रहे हैं क्या कि धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है, स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो धारा रेखीय प्रवाह क्या होता है कि जब कोई कण है ना किसी द्रव में, जब हम बात कर रहे होते हैं, तो जब वो प्रवाह हो रहा होता है तो वो उसके जो कण हैं वो उसी की लाइन में जो है, यानी कि जो द्रव है वो हमेशा जो है परतों में गति करते हैं। तो जो कण है जो उसमें परतों में गति कर रहा है वो उसी परत में जो है, इसी एक ही परत में जो है फ्लो करता है, यानी एक ही रेखीय प्रवाह करता है, ठीक है ना, जिसमें जो पहला वाला कण है उसका वेग भी जो है आगे वाले कण के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो प्रवाह करते हैं, यानी कणों का एक पथ में प्रवाह,
जिसमें सरल या वक्रीय रेखा में प्रवाह होता है। कण के पथ को धारा रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा कण के वेग को दर्शाती है। जो धारा रेखीय परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर वेग की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं, यानी कि ये दोनों जो है आपस में प्रतिच्छेद नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पे अलग अलग बिंदु होंगे और जिस पे अलग अलग क्या होंगे, वेग होंगे, जो कि संभव नहीं है। यानी वेग कणों का भिन्न हो सकता है, परंतु धारा रेखा में सभी कण वेग बराबर होता है। तो इनमें जो है अलग अलग उस पे जो है वेग अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो है पूरे पथ पे जो है वेग बराबर होता है, ठीक है ना। इसके विपरीत जो होता है एक विक्षुब्ध प्रवाह होता है, यानी टर्बुलेंट फ्लो होता है, यानी कि इसके जो खिलाफ है। जैसे कि इसमें कोई रेखीय प्रवाह नहीं हो रहा होता है, कहीं भी जो है रेखाओं में या ऐसे करके प्रवाह होता है, जैसे कि सिंक वगैरह में या फिर जहाँ पर भी जो है वो नाले वगैरह में जो है प्रवाह होता है, जैसे कहीं पानी भर जाता है तब, ठीक है ना। अब श्यानता देखेंगे, विस्कोसिटी क्या होती है। तरलों के मध्य घर्षण जो होता है, परतों के बीच उच्चतम परत में न्यूनतम श्यानता व सर्वाधिक वेग तथा निचली परत पर सर्वाधिक श्यानता व न्यून वेग। यानी कि यहाँ पर श्यानता क्या होती है, जो भी परत है वो आगे पीछे जो उनकी परतें होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, उस परत के यानी कि उस परत पे घर्षण बल लगाती है, जिससे वो जो है परतें आपस में क्या होती है, वेग जो होता है उनका निश्चित होता है, यानी कि एक तरह से घर्षण बल लग जाता है, इससे उनका वेग कम हो जाता है। तो ये जो है ये कौन कर रहे हैं, यानी आपस में जो उनकी तरल है उनके अंदर जो परतें हैं उनमें हो रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर वाली जो परत है उनमें जो उसका उसका जो क्या होता है, वेग होता है, उसमें जो श्यानता होती है उच्चतम होती है। और नीचे वाली में जो होता है ना, निचली परत में अच्छा उल्टा होता है, यानी कि जो हमारी ऊपर यानी उच्चतम परत है उसमें श्यानता जो होती है, यानी उसका उसका जो क्या होता है घर्षण बल है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो ज़्यादा घूमती है। जब हम पानी में जो है हाथ डालकर जो बाल्टी को घुमाते हैं तो देखा होगा उसमें जो बहने का गुण है ना, ऊपर ज़्यादा होता है और नीचे जो होता है कम होता है, नीचे जो है बिल्कुल होता ही नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसमें श्यानता क्या होती है, कम होती है, उस वजह से विस्कोसिटी, और नीचे जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिस वजह से वेग जो होता है वो कम होता है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि शहद में अधिक श्यानता होती है, जिस वजह से वो घूम कर पाता है, और जल में कम होती है, जिसकी वजह से जो अधिक घूमता है ना, शहद में कम घूम पाता है, श्यानता अधिक होती है। तो अब गैसों में श्यानता जो होती है कम होती है, वहाँ अणुओं के संवेग, यानी वहाँ पर क्या होता है, संवेग स्थानांतरण के कारण होता है, ठीक है ना, अणुओं के बीच। तो द्रवों में क्या होता है, अणुओं के मध्य संसंजन बलों के कारण होता है, ठीक है ना। संसंजन बल क्या, तो आगे देखेंगे आदर्श द्रव क्या होता है, आइडियल लिक्विड क्या होता है। देखो, वे द्रव जो असंपीड्य हो, है ना, और आश्यान हो, यानी कि जिसमें श्यानता ना हो, लेकिन प्रकृति में ऐसे कोई भी द्रव नहीं होते हैं, तो वो हमारे आइडियल लिक्विड कहलाते हैं, ठीक है ना। उन्हें हम मान के चलते हैं, असंपीड्य और आश्यान वाले जो द्रव होते हैं, अशांता वाले। अब वेग प्रवणता क्या होती है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होती है। एकांक दूरी में वेग परिवर्तन की दर वेग प्रवणता होती है, यानी कि किसी हमने दूरी को जब उसके वेग में परिवर्तन को, है ना, उससे डिवाइड किया, यानी कि एकांक दूरी पर वेग में परिवर्तन। जैसे कि हमारी दूरी है, यहाँ पर हमने लिए दो परतें हैं, उनके एक नीचे वाली परत x दूरी पर है, तो ऊपर वाली परत जो होगी वो है x प्लस डी एक्स पर, ठीक है ना। तो उसमें जो ऊपर वाली परत पर का वेग जो है वो है v, नीचे वाली परत का v है और ऊपर वाली का v प्लस डी वी है। तो वो हमने क्या ले लिया, वेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, v प्लस डी वी माइनस वी। और इसी तरह से दूरी जो इन दोनों के बीच में वो क्या है, x प्लस डी एक्स माइनस एस एक्स, ठीक है ना। तो ये करने पर वेग प्रवणता आती है, जो कि होती है डी बटे में डी एक्स, ठीक है ना। अब देखो हम न्यूटन का सूत्र देखेंगे, न्यूटन ने क्या बताया है इस हमारे जो हमारा चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, यानी द्रवों में जो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ना, जो गुण है ना, उसके बारे में क्या बताया कि न्यूटन के अनुसार क्या है कि श्यान बल निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। किन पर, जो श्यान बल है वो किस पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर, और किस पर निर्भर करता है, डीवी बटे में डी एक्स, जो हमने अभी हाँ क्या निकाला, हमने वेग प्रवणता निकाली है, तो इस पर निर्भर करता है। यदि हम इसको लगा तो ए डी वी बटे में डी एक्स आ जाएगा, और ये जब हमारा समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक एन क्या आएगा, नियतांक आएगा, वो लगा देंगे। और ये दोनों क्या होते हैं, श्यान बल
और जो हमारा ये जो होता है ये क्या होता है, विपरीत लगता है। ये श्यानता ये गुणांक है ना, ईटा जिसे हम बोलते हैं, एन यानी ईटा, माइनस का ईटा जो होता है ऋणात्मक चिन्ह होता है, क्योंकि ये विपरीत शान बल जो को दर्शाता है, यानी जो शान बल है वो विपरीत लगते हैं ना, जो मैंने बोला था घर्षण बल की तरह। अब देखेंगे हम ईटा जो है वो बराबर जब हम इसको खोलेंगे, ये डीवी क्या है हमारा, डीवी है अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये एक तरह से अगर हम इसको इस तरह लगाएं कि एफ जो है बटे में ए, अच्छा जब हम ईटा को देख रहे हैं तो ईटा को हमने बराबर कर दिया है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बटे में ए और डी वी बटे में डी एक्स हो जाएगा। तो एफ बटे में ए को हम अपरूपण प्रतिबल कहते हैं और डी वी बटे में डी एक्स को क्या बोलते हैं, विकृति दर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, यानी ये तो वो तो बल हो जाएगा, प्रतिबल या हम प्रेशर बोल सकते हैं, और वो हमारा क्या हो जाएगा, वेग प्रवणता विकृति दर बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ईटा का जो मात्रक है वो कैसे निकालेंगे, एफ बटे में ए क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और डी एक्स क्या होता है हमारा, डी एक्स जो है वो दूरी है वो मीटर हो जाएगी, और वी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो मीटर ऊपर सेकंड हो जाएगा, तो उसका मात्रक क्या आएगा, न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और जब हम इसको किस में कर देंगे, अच्छा अच्छा, इसका अन्य मात्रक देखेंगे जब हम, अच्छा न्यूटन को खोल दिया है, एम में होता है, तो केजी गुणा में एम प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि हमने क्या करा है, जो न्यूटन है वो उसको हमने खोल दिया है, एम में होता है ना, तो केजी गुणा में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रख दिया। तो यहाँ पर जब हम इसको एन की वैल्यू खोल के रखेंगे तो आ जाएगा केजी बटे में सेकंड मीटर, ठीक है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे एमकेएस में क्या हो जाएगा, एमकेएस में तो हमने निकाल लिया न्यूटन सेकंड या मीटर स्क्वायर और एक केजी बटे में मीटर सेकंड, ठीक है ना। अब सीजीएस में क्या हो जाएगा, न्यूटन क्या होता है डाइन, ठीक है ना, और वो हो जाएगा डाइन सेकंड और बटे में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारा दूसरा वाला जो है वो हो जाएगा ग्राम प्रति सेकंड, ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेकंड, ठीक है ना। अब जो केजी वाला है, केजी बटे में मीटर सेकंड, वो होता है पॉइजली, और जो ग्राम प्रति सेकंड सेंटीमीटर सेकंड है वो हो जाएगा हमारा पॉइस। तो उसे पॉइसली बोलते हैं मात्रक को, और इसे बोलते हैं पॉइस, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ईटा का जो है मात्रक भी देख लिया। अब एक पॉइजली में क्या होता है, 10 पॉइस होते हैं, ये याद रखते हैं, एक पॉइजली में 10 पॉइस। अब स्टोक्स का हम सूत्र देखेंगे, क्या होता है कि किसी द्रव में, है ना, जब हम किसी पिंड को गिराते हैं तो उस पर जो है शान बल कार्यरत होता है, ठीक है ना। अब ये शान बल जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 6 पाई आर ईटा वी, यानी इसका जो वो है, एक तरह से हमने जो बल की गणना जो करी है वो इतनी होती है, ठीक है ना। और ये कब होता है, जब हमारा जो वेग है वो नियत जो है वो चल रहा होता है, यानी कि सीमांत वेग होता है, अंतिम वेग जब होता है, तो तब हम स्टोक्स का सूत्र देखते हैं जिसमें ये बल लग रहा है। अब द्रव के गोले को जब हम गिरा रहे हैं तो अब उसमें जो और भी बल कार्यरत हो रहे होंगे उसकी गणना करेंगे, ठीक है ना। माना एक घनत्व है जिसको हमने किससे लिया है, सिग्मा से लिया है, तो उसके द्रव में आर त्रिज्या तथा एम द्रव्यमान है, तथा घनत्व जो है वो रो लग रहा है, और जब ये गोला गिराया जा रहा है तो उस पर अंतिम वेग जो है वो वीटी होता है, प्राप्त होता है। अब हमें पता है F1 जो है ना, जब वो नीचे गिर रहा होगा तो उसमें जो हमारा M है, तो उसको जो हम नीचे अच्छा उस पर जब गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा तो ये एम जी हो जाएगा, और ये यहाँ पर हम इसका इधर हमने निकाल रखा है, तो उस पर घनत्व जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, जो उसका घनत्व होता है वो होता है m बटे में v, ठीक है ना। तो m जो है वो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा जो हमारा घनत्व है जिसको हमने सिग्मा लिया है, और वो हो जाएगा v, तो सिग्मा v, यानी v क्या है हमारा वॉल्यूम है, ठीक है ना। इसी तरह से जब हम देखेंगे, ये किसका था, ये हमने घनत्व निकाला है जल का, जिसमें वो द्रव जो जिसमें जल में जो है गोला गिराया गया है, और एक घनत्व जो है वो किसका है, उस गोले का है जिसको हम रो बोल रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा m बटे में भी। और यहाँ पर m की वैल्यू जो है उसको हम कैपिटल से ले रहे हैं द्रव को, और इसको हम स्मॉल से ले रहे हैं, तो हो जाएगा कितना, यहाँ पर जो वॉल्यूम एक गोला है ना, तो वॉल्यूम उसका गोले का क्या होता है 4/3 मीटर पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो उसको हमने रख दिया, तो रो 4/3 क्या नाम है पाई आर क्यूब।
तो इसको जब हमने रखा F1 और F2 में इस तरह से, ठीक है ना, तो एक तो हो जाएगा गुरुत्व बल के अधीन हो जाएगा और एक हमारा F2 हो जाएगा उत्प्लावन बल, जो उसको ऊपर की तरफ उठा रहा है, ठीक है ना, तो ये ऊपर की तरफ लेगा, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लेगा। और एक F3 यानी श्यान बल लग रहा होगा, वो कहाँ पर लग रहा होगा, वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा श्यान बल, ठीक है ना, उसको नीचे जाने से रोक। तो ये सब जो हमने जब बराबर करा, संतुलन में करा, और हमें श्यान बल तुम्हें पता है 6 पाई r ईटा bt। तो जब हमने ये सब करा तो हमारा जो आंसर निकला है वो है bt इज इक्वल टू में 2/9 गुणा r स्क्वायर g बटे में ईटा और रो माइनस सिग्मा। तो ये हमारा जो सूत्र है वो प्राप्त होता है जब हम किसी गोले को गिराते हैं और उसकी जो वेग है वो vt यानी अंतिम वेग प्राप्त कर लेता है, तो वो बराबर होता है 2/9 और r स्क्वायर g और बटे में ईटा और हमारा रो माइनस सिग्मा। अब हमारे इसी से क्वेश्चन एक बन रहा है कि एक 2 मिलीमीटर की त्रिज्या वाला एक तांबे की गेंद है और वो 20 डिग्री सेल्सियस पर 6.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड सीमांत वेग से तेल के टैंक में जो गिर रही है, ठीक है ना, और 20 डिग्री सेल्सियस पर तेल की श्यानता का आंक हमें निकालना है और तेल का घनत्व हमें दिया गया और तांबे का घनत्व, यानी एक तांबे की गेंद है वो किसी तेल में डाली गई है और उसकी त्रिज्या में दी गई, यानी कि सारी चीज़ें हमें दी गई है, उसका वेग भी हमें पता है और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उसमें तेल की श्यानता, यानी हमें श्यानता निकालनी है। तो श्यानता क्या हो जाएगी हमारी, ईटा है ना, तो हमें ईटा निकालनी है। तो ईटा को हम बराबर कर देंगे इस फॉर्मूले से, VT जो है 2/9 r स्क्वायर और g बटे में ईटा और हमारा क्या था रो माइनस सिग्मा। तो उसमें हमने ईटा को बराबर कर दिया। अब हमें r पता है, मिलीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे और VT है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो उसे मीटर में करने के लिए क्या करेंगे 10⁻² से करेंगे और उसके बाद हमारा हमें दोनों घनत्व जो है वो प्राप्त है, तेल का भी और जल का भी। तो उसको जब हम रखेंगे तो हमारा ईटा जो है प्राप्त हो जाएगा 0.991 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर।